थी। शिमला में संजौलिया मस्जिद विवाद में फैसला टला। मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर वक्फ बोर्ड ने दिया जवाब। जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब तक शांति नहीं, पाकिस्तान से बातचीत नहीं। लालू यादव की बढ़ेगी मुसीबत। लैंड फॉर जॉब स्कैम में राउत रेवेन्यू कोर्ट का आज आ सकता है फैसला। रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। जिरीबाम में 5 लोगों की मौत। रॉकेट हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। देश भर में आज से शुरू गणेश चतुर्थी पर का पर्व। घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा। एमपी राजस्थान समेत 28 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में सबसे पहले बात है दिल्ली की। दिल्ली से हम खबर सामने आ रही है। जम्मू में गरजे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। तो जब तक शांति नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है और चुनाव को देखते हुए ये चुनावी जनसभा को संबोधित किया गृह मंत्री ने। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी को देखते हुए तैयारियां तेज। तो जन संबोधन के दौरान जब तक शांति नहीं, तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता और चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए। बढ़ते आगे, इस बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है। मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में उपकरण मिले हैं। अस्पताल को वाटर कूलर, एसी और पंखे दान किए गए हैं। समारोह में एडीएम सिटी राजेश कुमार ने शिरकत की और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने ये उपकरण दिए। बिजली के और चिकित्सा अधिकारियों को सौंपे बिजली के उपकरण। मरीजों की सुविधाओं के मद्देनजर ये उपकरण दिए गए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में ये बिजली के उपकरण मरीजों की सहूलियत के हिसाब से दिए गए। समारोह में एडीएम सिटी राजेश कुमार ने वितरित किए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने ये उपकरण दिए। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। चिनहट के अयोध्या हाईवे पर फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र यादव को अरेस्ट किया। सपा विधायक सुरेश यादव का भाई बताया जा रहा है और आरोपी धर्मेंद्र यादव आरोपी से 380 बोर की पिस्टल और कई कारतूस बरामद की गई। दो पक्षों में विवाद में जमकर फायरिंग की गई और अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी। दारोगा प्रमोद सिंह ने एफआईआर
दर्ज कराई। तो आरोपियों की तलाश में बाराबंकी जिले में दबिश और सीसीटीवी में कैद हुई थी फायरिंग और बवाल की घटना। तो दो पक्ष आमने सामने और इसमें मारपीट के दौरान फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोतवालिया चिन्हट का ये मामला सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। बढ़ते आगे, कानपुर में बना पहला ई मालखाना और कैंट थाने में ई मालखाने का उद्घाटन किया गया। पुलिस कमिश्नर ने उद्घाटन किया और ई मालखाना में सुरक्षित रहेंगे सबूत। तो मालखानों का रिकॉर्ड खंगालने में अब कोई दिक्कत या परेशानी सामने नहीं आएगी और मुकदमों से संबंधित जो निगरानी है उस निगरानी के लिहाज से भी अब आसानी और बारकोड के जरिए उपलब्ध हो जाएगी सारी जानकारी। बेसिकली आप जानते होंगे कि मालखाना एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का। जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे उसमें हमारे जो मालखाना रखे रहते थे उसको एक रजिस्टर में उसके प्रविष्टियाँ की जाती थी और उसको एक लिखकर उस पर फिजिकली लिखा जाता था कि वो मालखाना किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ई मालखाना में जो मेन चीज़ है कि जो इंटायर डॉक्यूमेंटेशन है वो डिजिटाइज हो गया है और उसमें कोई भी ऑफिसर कहीं भी बैठे जो उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो देख सकता है कि वो मालखाना कहाँ है और उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी पता लग जाती है कि अगर वो मालखाना में है या कोर्ट में प्रोड्यूस है उसकी लोकेशन, फिजिकल लोकेशन क्या है। तो इससे पहली चीज़ हो गई कि जो पूरा प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है अब रजिस्टर में फिजिकली ना इंटर करके उसको बार कोड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। बार कोड लगाया गया है और बार कोड लग जाने से वो उसका ना केवल डिजिटाइजेशन होता है, वो चेन ऑफ कस्टडी इसमें हमें आइडिया लग जाते हैं। तो इस पूरे मालखाना को एक व्यवस्थित ढंग से भी रखने में सुविधा होती है। इन मालखाने में आपने देखा होगा कि क्लीन ढंग से मालखाना, आप एक रेगुलर मालखाना में मैं एनकरेज करूंगा कि आप जाएं और देखें कि वहाँ कैसे रहते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से मालों का रखना, उसका डिजिटाइजेशन करना और उसके चेन ऑफ कस्टडी को इस्टेब्लिश करना, ये एक प्रमुख चेंज है पहले से जो अभी हमारा है। इससे हमारे कोर्ट में हमारे मालों को समय से प्रोड्यूस करना, उसके माध्यम से हम पैरवी करना और केसों का त्वरित निर्णय कराने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसे होते थे कि माल है कहाँ, इसी को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता था। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। युवक ने शराब समझकर पिया कीटनाशक और कीटनाशक का पीने से युवक की मौत हो गई है। बिहार प्रांत के खगड़िया का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। टावर लगाने का काम करता था। युवक का सोथर थाना क्षेत्र के नरैनी का ये मामला बताया जा रहा है।
बिहार प्रांत के खगड़िया का रहने वाला ये शख्स टावर लगाने का काम करता था। सोथरा थाना क्षेत्र के नरैनी का ये मामला सामने आ रहा है। फतेहपुर युवक ने शराब समझकर कीटनाशक का पी लिया और कीटनाशक का पीते ही युवक की मौत हो गई। बिहार प्रांत का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर है। हिस्ट्री शीटर ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा है और लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। रंगदारी न देने पर हिस्ट्री शीटर ने जमकर पिटाई की। बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सुरौली गांव की घटना, जहां पर बुजुर्ग को अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो रंगदारी न देने पर हिस्ट्री शीटर ने पिटाई की। तो मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। गोंडा से खबर सामने आ रही है। आरोपी ब्रजेश अवस्थी के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। लैंड स्कैम घोटाले का आरोपी है ब्रजेश अवस्थी और सरकारी नजूल की जमीन पर मकान बनाया गया था। मामले में गैंगस्टर सहित दर्जन भर मुकदमे भी दर्ज हैं इसके खिलाफ और जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है ब्रजेश अवस्थी। इसी के चलते बुलडोजर की यह कार्रवाई सामने आ रही है। बढ़ते आगे सोनभद्र से खबर। ओबरा तहसील में नव सृजित उप निबंधन कार्यालय तैयार किया गया है। नव सृजित उप निबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उद्घाटन किया और ओबरा तहसील के 123 राजस्व गांव को लाभ मिलेगा।
नव सृजित उपनिबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उद्घाटन किया और ओबरा तहसील के 123 राजस्व गांवों को इसका लाभ मिलेगा। सोनभद्र से ये खबर सामने आ रही है। नव सृजित ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उपनिबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यूपी के राज्य मंत्री ने उद्घाटन किया इस कार्यालय का। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। चिन्हट में पकड़ा गया फर्जी दारोगा और दारोगा की वर्दी में पकड़ा गया बहराइच निवासी सोमिल। परिचित के कांस्टेबल सौरभ की वर्दी चुराई गई थी और लखनऊ की चारबाग स्थित बाजार से 2 स्टार खरीदे गए। दारोगा बताकर 3 मल्टीप्लेक्स में देखी गई फ्री की फिल्में और दारोगा बताकर बहराइच से लखनऊ आया था ये कार खरीदने। कार शोरूम में कार जो चुराने वाला युवक है उसे फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आदर्श ढाबे के पास से पकड़ा गया फर्जी दारोगा सोमिल, जिसका नाम बताया जा रहा है। बाराबंकी में ये तैनात बताता था। फर्जी दारोगा सोमिल सिंह जूता ना पहनने की चूक से पकड़ा गया। फर्जी दारोगा से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड बरामद किया गया। यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है ये फर्जी दारोगा। आरोपी के पिता 1989 बैच के यूपी पुलिस में सिपाही भी रहे हैं और पिता की 2018 में दारोगा ट्रेनिंग के दौरान मौत हुई थी। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है। क्षय रोगी खोज अभियान को लेकर पीसी की गई और प्रभारी क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संत ने ये पीसी की और टीबी मुक्त भारत बनाना प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। 9 सितंबर से शुरू होगा क्षय रोगी खोज अभियान। स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर जानेंगे टीबी के लक्षण। तो 2 सप्ताह से अधिक खांसी बुखार आना टीबी के लक्षण हैं और वजन में गिरावट भूख न लगना लक्षण हो सकते हैं। पूरे विश्व के 27% टीबी मरीज भारत में है। विश्व का हर चौथा टीबी मरीज भारत में पाया गया और टीबी से संबंधित सभी जांच और दवाएं मुफ्त मिलती हैं। तो 9 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके जरिए लोगों को अवेयर करना। स्वास्थ्यकर्मी घर घर पहुंचेंगे और टीबी के लक्षण लोगों से जानेंगे भी और बताएंगे भी। 2 सप्ताह से अधिक खांसी बुखार का आना ये टीबी के लक्षण हैं। जो है 9 सितंबर 2024 से 20 सितंबर 2024 तक सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान चालू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक जो क्षय रोगी हैं उनको खोजा जाए, उनको ट्रीटमेंट दिलाया जाए और ताकि हमारा जो श्रावस्ती है टीबी मुक्त हो सके।
क्या किस तरीके से मरीजों को खोजा जाएगा गांव-गांव में और शहरों में, कस्बों में किस तरीके से खोजा जाएगा और कैसे? हमारी कुछ टीमें बनी हैं, जो हमारी पूरी आबादी जो है ज़िले की, उसका 20% हमने आबादी दी है, जैसा ऊपर से मतलब शासन से निर्देश था। उसकी 2,78,000 पॉपुलेशन हम कवर कर रहे हैं पूरे ज़िले की। इसमें करीब टीमें हमारी 112 टीमें काम कर रही हैं। बरेली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बरेली में भेड़िए का आतंक और भेड़िए ने लोगों पर हमला किया है और अलग अलग हमले में 4 लोग घायल हुए। वन विभाग की टीम इलाके में छानबीन कर रही है और 3 दिन से खेत में लोगों पर हमला कर रहा है। भेड़िया खेत पर जाने से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बिजोरिया और जसाई नगर गांव की ये घटना सामने आ रही है। भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। बरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर ये भेड़िए ने लोगों पर हमला किया। 4 लोग हमले में घायल हुए। वन विभाग की टीम लगातार छानबीन में जुटी हुई है। ये भेड़िया ने काटा है। किस जगह? ग्राम जसाई नगर। अच्छा, भेड़िया ही था वो? हाँ भेड़िया है, और मैं पहरा दे रहा था। पहरा किस चीज़ क्योंकि का? हमारा गांव में पहरा देने ड्यूटी हमारी ये है। अच्छा, तो भैया के इनके डट गया इनको काटने के लिए। वो तब भागते हुए मैं आया, तब उसने क्या ना मुझ पर हमला कर दिया। पहले मेरे यहाँ मुँह मारा है, उसके बाद फिर मेरे अंगूठे में काटा है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पकड़िया गांव के बद्रीधाम में जनसभा को संबोधित किया। करीब 11 बजे इनका हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम में हेलीपैड पर लैंड हुआ और इसके बाद जनसभा स्थल पहुंचा और 13 अरब की सौगात देने के बाद कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां काफ़ी तेज हैं और कहीं न कहीं बसपा और सपा के गढ़ में बीजेपी लगातार सेंधमारी करने में जुटी है। हालांकि इसका कितना असर होगा उपचुनाव में, ये परिणाम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमन सिंह। अंबेडकर नगर भीटी तहसील क्षेत्र के हिड़ी पकड़िया गांव में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे जनसभा संबोधित करने के लिए यहां पहुंचेंगे। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री का दौरा इस अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में लगातार तीसरी बार होने वाला है। अभी हाल ही में 2 बार वह अंबेडकर नगर कटहरी विधानसभा का जो है दौरा कर चुके हैं। यूपी 10 सीटों को चुनाव बीजेपी एक चुनौती मान रही है, क्योंकि लगातार जो है लोकसभा के परिणाम आने के बाद बीजेपी को एक झटका लगा है। उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ कटहरी और
मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। खुद योगी आदित्यनाथ इसकी बीड़ा उठा रखे हैं, जिसे लेकर तैयारियां कटहरी विधानसभा में भी तेज हो रही है। आज जनसभा में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है तैयारियां चल रही हैं। पंडाल जो है सज चुका है और कल यहाँ योगी आदित्यनाथ 11 बजे करीब जो उनका हेलीकॉप्टर यहीं जो है इसी प्रांगण में पहुंचेगा और इस मंच को आप देख सकते हैं, हमारे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मंच से वह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 13 अरब की सौगात भी जिले को जो है देंगे। उसके साथ ही कई योजनाओं और परियोजनाओं का जो है वह लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अगर बीजेपी की दावेदारों की बात की जाए तो बीजेपी की दावेदारों की लिस्ट भी बहुत तादाद में बड़ी है। यहाँ से कई लोग जो है दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। अगर क्षत्रिय समाज में देखा जाए तो अजीत सिंह है, अजय सिंह सिपाही हैं, डॉक्टर संतोष सिंह है, सुधीर सिंह मिंटू हैं, और अगर ब्राह्मण समाज को देखा जाए तो अवधेश द्विवेदी हैं, और उनके अलावा जो है अन्य लोग भी दावेदारी जो है तेज कर रहे हैं। अगर बैकवर्ड में देखा जाए तो धर्मराज निषाद व कपिल देव वर्मा भी जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ की जीएसटी टीम ने कटिया रोड पर तंबाकू लाद कर जा रही डीसीएम को चोरी की आशंका के चलते पकड़ लिया। गाड़ी नंबर यूपी 76 T7985 कायमगंज के लालबाग स्थित श्री साई टोबैको कंपनी तंबाकू लाद कर पंजाब जा रहा था। ये और जो टीम ने स्लीपर बस नंबर रोक कर जीएसटी चोरी कर ले जाया जा रहा रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य सामान भी रोका, छापेमारी की और छापेमारी करने वाली टीम ने बारीकी से जांचा। सचिव दल टीम प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी राम नरेश, अभिषेक मिश्रा, वाणिज्य कर अधिकारी और रामसेवक की टीम ने देर रात चेकिंग अभियान चलाया और अधिकारियों ने दोनों गाड़ियों को मंडी परिषद में खड़ा करा लिया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर शासन और डायरेक्टर मंडी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह के निर्देशानुसार कायमगंज के मंडी सचिव नागेंद्र सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ कृषि उत्पादन मंडी समिति कायमगंज में एक विशेष अतिक्रमण अभियान चलाया गया और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर व्यापारियों द्वारा दुकानों के आगे टीन शेड प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से कब्जा लगाकर जो अतिक्रमण किया गया था उसे साफ कराया गया। और मंडी सचिव नागेंद्र सिंह द्वारा मंडी समिति के गल्ला खंड और फल सब्जी खंड में मौके पर खड़े होकर अवैध रूप से जंजीर और टट्टर हटवाए गए और इसको लेकर अतिक्रमण को साफ करवाने से गल्ला और फल फ्रूट्स सब्जी व्यापारियों में हड़कंप देखने को मिला। में किसी भी प्रकार का कोई भी कब्जा नहीं होना, अवैध, स्थायी, अस्थायी, किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर हो, टीन हो, जो भी हो, सबको हटवाया जाए। जो भी कार्य हुआ है वो डायरेक्टर साहब के दिशा निर्देशन और शासन के निर्देश से। तो अभी जो ये अभियान जारी रहेगा, अगर कोई रात में लगाता है, रात में लगाता है तो दोबारा फिर लगाया जाएगा, नहीं तो उसका फिर लाइसेंस पे निलंबन की कार्रवाई अमल में ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कोई भी स्थायी अस्थायी कोई भी अतिक्रमण नहीं रहेगा। खबर जालौन से है, जहां पुलिस की बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। पिछले दिनों महिला की हत्या करने वाला हत्यारोपी जो है वो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपी बदमाश के पैर में गोली लगी थी और पिछले दिनों कालपी के उसर गांव में मिले शव के मामले में परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर महिला के हत्यारोपी से एसओजी सर्विलांस और कालपा पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली मारी और अभियुक्त को अस्पताल हालांकि पहुंचाया गया है, इलाज जारी है।
मंदिर लेने गए, उनकी दुकान बंद थी आज मंदिर। आज मंदिर लेने गए, उनकी दुकान बंद थी आज मंदिर। ललितपुर से खबर सामने आ रही है। ललितपुर से इस वक्त की अहम खबर, छापेमार कार्रवाई की गई है। सीएसए दुकानों पर छापेमार की कार्रवाई की गई है और सीएमओ के आदेश पर ये छापेमारी की गई। फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की शिकायत पर ये शिकायत तहसील दिवस में शिकायत की गई थी और शिकायत के बाद ये छापेमारी की गई है। तहसील दिवस में शिकायत करने के बाद ये छापेमारी। तो 4 सीएससी जो केंद्र हैं वहां पर छापेमारी की गई है कि फर्जी तरीके से लैपटॉप, प्रिंटर, दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए गए हैं, क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने का ये पूरा मामला और इससे संबंधित ये शिकायत सामने आ रही थी, जिसको लेकर छापेमारी की गई। ललितपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का ये मामला। शैलेंद्र जैन इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या इस छापेमारी के दौरान फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए? जी, मैं बता दूं, ये मामला ललितपुर की पाली तहसील का है, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनाने की शिकायत तहसील दिवस में की गई थी, जिसके बिहाफ सीएमओ ने आदेश किए थे और आज छापामारी की गई, जिसमें उनके जो भी दस्तावेज थे, प्रिंटर थे और कंप्यूटर था, वो जब्त कर लिया गया। जी, शुक्रिया ऐसा जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो कंप्यूटर और जो उपकरण थे वो जब्त किए गए हैं। इस छापेमारी के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का ये पूरा मामला सामने आ रहा था और तहसील दिवस के मौके पर ये शिकायत की गई थी और सीएमओ के आदेश पर ये छापेमारी अभियान चलाया गया है। इस दौरान ये उपकरण पाए गए। और इसी बीच चमोली से खबर सामने आ रही है। चमोली से अहम खबर, जोशीमठ नीति क्षेत्र में सड़क पर चट्टान टूटी है। चट्टान टूटने से मार्ग पूरी तरीके से बाधित, जनजीवन प्रभावित हुआ। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये चट्टान टूटकर बिखरी है और पैदल गांव जाने को अब ग्रामीण मजबूर हैं, क्योंकि जो सड़क है वो पूरी तरीके से इस चट्टान के टूटकर गिरने से बाधित हो गई है, ब्लॉक हो गई है और इससे
राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन बाधित होते हुए नजर आ रहा है। सड़क का मार्ग खोलने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, तो यातायात बाधित, जान जोखिम में डालकर पैदल यात्रा करने को मजबूर लोग। अनिल राणा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। अनिल, फिलहाल देखा जाए तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से ये चट्टान टूटकर गिरी, तो क्या कुछ जो सड़क है ब्लॉक हुई है, लोग जान जोखिम में डालकर अब पैदल चलने को मजबूर हैं, रास्ता तय कर रहे हैं, तो क्या कुछ अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? व्यवस्थित करने के क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? जी, जोशीमठ के जो आगे, क्योंकि दो घाटियां हैं, एक तो नीति घाटी हो गई और एक माणा घाटी है। जो माणा घाटी है वो बद्रीनाथ को जोड़ती है और नीति जो घाटी है वो जोशीमठ से आगे जो सीमागत क्षेत्र है वहां तक जाती है। तो बताते चले कि यहाँ पे लगातार बारिश होने के बाद चट्टानें टूट रही है और आजकल वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान भी चल रहा है गाँव में। हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान में एक बगडवाल नृत्य होता है, तो कई गाँवों में इसका आयोजन किया जाता है, तो उसका भी आयोजन किया जा रहा है। और ग्रामीण, क्योंकि लोक नृत्य है और धार्मिक अनुष्ठान है, तो लोग अपने गाँव, इस अवसर पर अपने गाँव जाते हैं, तो लोगों को जाने की दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से लोग, आपने देखा होगा नीचे जो नदी के नजदीक है वहां से पैदल ही कुछ लोग जहाजों में डाल करके वहां से जा रहे हैं। तो प्रशासन की टीम वहाँ पे रास्ता खोलने का कार्य कर रही है, युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, जेसीबी मशीनें लगी है और लगातार कार्य प्रगति पर है। लेकिन बताया जाना अभी वो इतना आसान नहीं है कि कब तक, कितना समय इसको खोलने में लगेगा। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रधानगण है, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि खोलने का कार्य जारी है, और लेकिन इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल अनिल, फिर भी कुछ जो जिस तरीके से सड़क मार्ग को क्लियर करने का काम किया जा रहा है, क्या लगता है कितने घंटे में जो ये सड़क मार्ग है, यातायात है, सुचारू हो सकेगा? जी, आपको बताते चले, क्योंकि प्रशासन की जो टीम है, जो भी अन्य जो संबंधित विभाग है, उसकी टीमें युद्ध स्तर पे कार्य करती है, तो सड़क खोलने का कार्य यहाँ पे जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन जो बताते चले, जो एनएच की सड़कें यहाँ पे कई बार टूट जा रही है और कार्यवाही समय पे नहीं आ रही है, इसको लेकर के लोगों में आक्रोश रहता है। ये सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे तो युद्ध स्तर पे कार्य होता है, लेकिन जो बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कमेड़ा के समीप जैसे टूट जा रहा है, तो वहाँ पे अधिकारी नहीं पहुंच रहे, कई बार मशीनें नहीं पहुंच रही, तो उसको लेकर के स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। वहीं बात की जाए नंदप्रयाग में सड़क खुल गई है। बताते चले, जो चमोली जिला है क्योंकि सीमावर्ती जिला है, लगातार बारिश के बाद यह सड़कें टूटने की घटनाएं बढ़ जाती है। प्रशासन की टीमें लगी रहती है, तो लेकिन कई बार यात्रियों को बहुत दिक्कतें हो जाती है, जान जोखिम में डाल करके यात्रा करनी पड़ जाती है। जी, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी वक्त लगने वाला है और ऐसे में लोगों को खास दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर जो दूसरा रास्ता है उसे अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और ऐसे में क्योंकि अभी घंटों का वक्त लगेगा यहाँ पर, जिस तरीके से ये चट्टान टूटकर सड़क पर बिखर गई है, और तस्वीरें भी इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। और यही वजह है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है, अपना गंतव्य जो है उसे तय करना पड़ रहा है। खबर मथुरा से है, जहां पर मौंट विकास खंड के नगला देवकरण में 3 शिक्षकों की तैनाती के बाद एक भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने एक्शन लिया है। इस मामले को देखते हुए तीनों शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है, स्पष्टीकरण की मांग की है। विकास खंड के नगला देवकरण में 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र की तैनाती है, लेकिन इस विद्यालय में पढ़ने वाले एक भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। और इसकी शिकायत जिलाधिकारी को मिली तो उन्होंने एक्शन लिया और स्पष्टीकरण की मांग की है।
8 में नगला देवकरण के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है कि उस विद्यालय में आज एक भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है, जबकि वहाँ पर 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र तैनात हैं। इस बारे में जो वहाँ के शिक्षक और शिक्षा मित्र हैं उनका वेतन बाधित करते हुए उनको आरोप पत्र दिया गया है। स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है कि अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं, उसके लिए क्या प्रयास किए गए और अगर उनकी कोई फॉल्ट पाई जाती है तो उसमें उनके खिलाफ जो भी विधि संगत है कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ कि शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया इस समय जनपद स्तर पर विचाराधीन है। सबसे पहला उसका पायदान था कि हर स्कूल में जितने छात्र थे उसके हिसाब से कितने शिक्षक का रिक्वायरमेंट है। ये सूची हम लोगों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजी। हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में लगभग 176 वर्ष पुराना ऐतिहासिक तीजा महोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया और यहां पर जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियों के साथ देश जवानों की भी झांकी सजाई गई और इस महोत्सव में को देखने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। आसपास और दूसरे जिलों के लाखों लोग पहुंचते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में असुरों का आवागमन शुरू हो गया था, जो किसी भी दशा में श्री कृष्ण की हत्या करना चाहते थे। असुर तो सफल नहीं हुए, लेकिन बाल कृष्ण ने स्वयं इन असुरों का वध कर दिया। इसी मान्यता के आधार पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से कस्बा सुमेरपुर को गोकुल मानते हुए तीज महोत्सव का आयोजन किया जाता है और राक्षसों के रूप में तीजा निकालते हैं, जिसमें खासकर बच्चे सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं। ये लगभग 176 साल हो गए भादों की तीज में मनाया जाता है और इसमें शंकर जी, कृष्ण भगवान, बहुत सी करीब 35 झांकियाँ निकलती हैं। इसके बाद बेलाही बाजार में रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और सुबह से दंगल होता है। दंगल के बाद रात में फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर जो है आला गायन होता है तीसरे दिन और शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तीजा महोत्सव शुरू होने से 1 सप्ताह पूर्व ही तैयारियां जोर पकड़ लेती हैं। 3 दिन पहले से ही दूर दूर से लोग आकर अपनी दुकानें सजाने लगते हैं। दोपहर होते ही सुमेरपुर की गलियों में दूर दूर से आने वालों का हुजूम उमड़ने लगता है और छोटी बाजार स्थित कृष्ण मंदिर से झांकियां उठकर पूरे नगर का भ्रमण करती हैं। झांकियों के ये सजीव रूप लोगों का मन मोह लेते हैं। भगवान विष्णु अर्जुन द्वारा मीन वेग, कुरुक्षेत्र में रथ पर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, पुष्पक विमान पर रावण द्वारा सीता हरण, झूले में राधा कृष्ण, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव आदि मनमोहक झांकियों के साथ दुश्मनों से लड़ाई लड़ने वाले देश के वीर जवानों की भी झांकियां सजाई गई। देखिए, ये हरतालिका तीज के भी नाम से इसको मशहूर है। ये हमारे बुंदेलखंड का प्रसिद्ध मेला है और जब से हमारा जन्म हुआ है इसके पूर्व से ही ये मेला लगता रहा है और पुरखे लोग बताते रहे हैं कि इस मेले को लगभग 250 वर्ष हो चुके हैं और इस पर्व पर रंगारंग कार्यक्रम हमारे बेलाही बाजार में होते हैं तथा नाना प्रकार की धार्मिक झांकियाँ तथा देश प्रेम की झांकियाँ भी निकलती हैं और इसके साथ साथ हमारे जो लोकल की महिलाएं हैं और जो बुंदेलखंड की महिलाएं हैं वो इस पर्व पर व्रत भी रखती हैं। ये व्रत जो है वो निर्जला कहलाता है, बिना पानी पी के 24 घंटे का व्रत होता है और मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर जी और पार्वती जी की कहानियों को जोड़ के उनका विवाह और उनका जो आपस में प्रेम था, उनका स्वयंवर किस प्रकार से हुआ, उन्होंने किस प्रकार से ये व्रत को रखा और व्रत को रखने के पश्चात उनको शिव जैसा वर मिला। इसलिए कन्याएं जो हैं वो कुंवारेपन से ही इस व्रत को रखती हैं और शादी होने के पश्चात भी इस व्रत को बरकरार रखती हैं।
पूरे कस्बे में झांकियों के साथ चल रही इस हजारों की भीड़ को देखकर बुंदेलखंड के इस ऐतिहासिक मेले का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस भीड़ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच रामपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रामपुर से इस वक्त की अहम खबर, स्वार क्षेत्र की लड़की को अगवा कर ले जाने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग। एसपी संगठन हिंदू संगठन के लोगों को हालांकि आश्वासन दिया गया है। हिंदू संगठन के लोग अभी कलेक्ट्रेट में ही डेरा जमाए हुए हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। स्वार पर तहरीर के आधार पर उनकी विवाहिता पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ था। नामजद अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई हुई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान अपहृता अपने परिजनों के पास आ चुकी है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसा है, ये सारे लोग स्वार क्षेत्र के हैं। देखिए, थाना स्वार पर वादी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर उनकी विवाहिता पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ था। नामजद अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई हुई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान अपहृता अपने परिजनों के पास आ चुकी है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसा है, ये सारे लोग स्वार क्षेत्र के हैं। एक सैनी परिवार है, उसका नाम डोरीलाल सैनी है। बेचारा बहुत गरीब सज्जन भले परिवार का व्यक्ति है, अपनी खेती करके अपने बच्चों को पालता है। उसकी एक लड़की उनने बड़ी प्यार से मोहब्बत से पाली और बड़ा पढ़ा लिखाने के बाद किसी ने उसका मनतांतरण कर दिया। मनतांतरण करने के बाद उसका मन बदल के वो कोई मुस्लिम गुंडा उसको अपने चंगुल में फांस के ले गया। वो कोतवाल के पास गया, पूरा परिवार रोया, पैर पकड़े, हाथ जोड़े, है कोतवाल साहब किसी सूरत से मेरी लड़की करा दो। मैंने बड़े प्यार से पाली है, मैं अपनी लड़की को कन्यादान करूंगा, प्यार से उसको शादी करूंगा। इस मुस्लिम गुंडे ने बेवजह मेरी लड़की को उसका मनतांतरण करके उसको अपने साथ फंसा लिया है, ले गया है। मेरी लड़की वापस कर दो, मुझे कोई मुकदमा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर लोग हैं और मुझसे कह रहे थे लड़की दोबारा मांगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारे घरों में आग लगा देंगे, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तो मैं डर के मारे आपके पास आया हूँ, मेरी लड़की वापस करा दी। देखिए, थाना स्वार रविशंकर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रविशंकर, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल सोनी, देखिए ये जो पूरा मामला है ये स्वार कोतवाली क्षेत्र का है, जहां स्वार कोतवाली क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक द्वारा 2 दिन पूर्व एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का मामला जो है वो प्रकाश में आया था। और गरीब परिवार होने के नाते पीड़ित परिवार स्वार कोतवाली क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर हैं उनके पास गया और उनसे अपनी आपबीती सुनाई। तो इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले में टाल मटोल की थी। हालांकि पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए इस पूरे प्रकरण में लड़की को बरामद कर लिया गया था, लेकिन लड़की परिजनों को सुपुर्द नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर लगातार इसका बवाल बढ़ता चला जा रहा था। हालांकि पूरे प्रकरण को लेकर
द्वारा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन भी दे दिया गया है, बावजूद इसके डेरा डाले हुए हैं और लगातार, क्या आश्वासन पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो आज एकत्रित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो युवती को एक मुस्लिम युवक द्वारा अपने साथ ले जाने का जो मामला था, उसके विरोध में एकत्रित हुए थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे और जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर ये सब एकत्रित हुए, दड़ी बिछाकर वहां बैठ गए थे। उनकी नाराजगी सिर्फ इस बात से थी कि जो आरोपी है, जो एफआईआर में एक नामजद आरोपी फरीद जो इसमें बनाया गया है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने यह पूरी एक पूरा धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो प्रकाश में आ रही हैं, लगातार ऐसी घटनाएं जनपद रामपुर में बढ़ रही हैं। उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बड़े लंबे समय बाद नामबंद हुआ है और प्रशासन के जो कार्यशैली है उसको लेकर वो खुश भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा तत्परता दिखाते हुए पूरे प्रचार में मुकदमा भी दर्ज किया गया और लड़की जो मुस्लिम युवक द्वारा ले जाई गई थी उसको बरामद भी किया गया। शुक्रिया रविशंकर इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल हिंदू संगठन के लोग नाराज हैं इस घटना को लेकर और लगातार अड़े हुए हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, यूपी की ब्यूरोक्रेसी की बहुत ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीएस राजेश कुमार सिंह को सभी पदों से हटाया गया है। बड़ी और अहम खबर, राजेश सिंह को सहकारिता और कारागार से हटाया गया है। तो राजेश कुमार सिंह को फिलहाल सरकार ने वेटिंग में डाल दिया है। एमपी अग्रवाल को प्रमुख सचिव सहकारिता का चार्ज दिया गया है। अनिल गर्ग को प्रमुख सचिव कारागार का चार्ज मिला है। वेंकटेश्वर आलू को ग्राम विकास संस्थान बीकेटी का चार्ज सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में राजेश सिंह पर यह गाज गिरी है और इसी को लेकर कार्रवाई की गई। लखनऊ से अहम खबर, और इसीलिए ये बदलाव, यानी कि राजेश कुमार को जो कि एसीएस है उनको पद से हटाया गया है, वेटिंग में डाला गया। राजेश सिंह को सहकारिता और कारागार से हटाया गया है। सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की तस्वीर सामने आ रही है, जाहिर सी बात है गैर जिम्मेदाराना रवैया या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए ये गाज गिरे। देखिए सोनी, आपको एक चीज बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनहित याचिका जारी की गई थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि अमुक कैदियों को जो मतलब उन्होंने गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ज्यादा बुजुर्ग हैं जिनका कंडक्ट अच्छा है, एक संख्या भेजी थी उत्तर प्रदेश सरकार को कि इन कैदियों को रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो तत्कालीन एसीएस हैं जो आज हटा दिए गए हैं राजेश कुमार सिंह, वो फाइल लेके मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय फाइल लेने से मना कर दिया और कहा गया कि साहब जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जो एक कमेटी बनी है, उसके थ्रू भेजी जाए। उस कमेटी ने भेज दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय उस फाइल को लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसीएस को तलब किया, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आचार संहिता नहीं लागू होती, उससे चुनाव आचार संहिता कोई फर्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आचार संहिता से अलग है, उसके निर्देश में कोई प्रभावित नहीं होते हैं। और उन्होंने कह दिया कि साहब मैंने तो मुख्यमंत्री सचिवालय को फाइल भेजी, उन्होंने लेने में मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री कार्यालय को पता चला ये मामला, तो उनको हटा दिया। बिल्कुल वेटिंग की बात निकलकर सामने आ रही है, तो कोई गुंजाइश तो वेटिंग में जाएंगे, उनको नौकरी तो हटाया नहीं गया, उनको पद मुक्त किया गया है, वेटिंग में तो रह दिया, प्रतीक्षा करेंगे। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में राजेश सिंह पर ये गाज गिरी है। आगरा से खबर सामने आ रही है। आगरा से इस वक्त क्या अहम खबर, तमंचे से कांस्टेबल को गोली मारी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल।
खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खैरागढ़ कस्बे में विद्यालय के सामने का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कांस्टेबल को गोली मारी गई। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी है इस संबंध में? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद, एक कांस्टेबल को गोली मारी गई है। खैरागढ़ कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। आज 8:30 बजे सुबह अवैध चंबल ट्रैक्टर ट्रॉली की सूचना पे पुलिस पहुंचने पे कुछ फायरिंग कर दी। अभी जो कांस्टेबल घायल हुए हैं उनको रेनबो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, खतरे से बाहर हैं। और यहाँ पे हम लोग कैमरे वगैरह चेक करवा रहे हैं। एसओजी और सर्विलांस को भी लगा दिया गया है और इसके कुछ बाकी थिंग्स भी लगाई गई हैं जो क्राइम पे अच्छा काम करते हैं। अभी इन सबको कार्रवाई हम लोग करेंगे। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, कांस्टेबल को गोली मारी गई है, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं गिरफ्तारी के? सोनी, देखिए, गिरफ्तारी के प्रयास की बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। सीसीटीवी चेक कराए जा रहे हैं। जो क्राइम का जो घटना स्थल है वहां पर जानकारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खैरागढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला है, जहाँ पर पुष्पा देवी पब्लिक ओवम विद्यालय है, वहां पर उसके सामने ताबड़तोड़ यहाँ फायरिंग हुई। खनन माफिया ने अवैध तमंचे से फायरिंग की, जो कि सिपाही के पुलिस कांस्टेबल के सर में गोली लगी। उसके बाद थाना पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ने सूचना दी और साथी जो सिपाही होते हैं वो उसको इलाज के लिए ले जाते हैं। फिलहाल घायल सिपाही का इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी सर्किल के, खैरागढ़ सर्किल की अगर बात कर ली जाए तो आज से 2 साल पहले एक सिपाही की हत्या कर दी गई थी, जो कि ट्रैक्टर से कुचल के हत्या की गई थी। उसके बाद भी लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। क्या कार्रवाई है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये एक सवालिया निशान है। हालांकि पुलिस के लिए ये खनन सरदर्द जरूर बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ निचले यहाँ पे ये माना जाहिर सी बात है अजेंद्र कि प्रशासनिक अमले के बिना मिले भगत की ये कार्य असंभव नहीं होता, और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से ये घटना जो है दोहराती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।